गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, घर में अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। क्लास 7 साइंस सब्जेक्ट में हम चैप्टर 11 पढ़ रहे हैं बच्चों, जिसमें हम पढ़ रहे हैं रेशों से वस्त्र तक जंतु रेशें। बच्चों, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक के बटन दबा दीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, ताकि बेल आइकन के बटन दबाएंगे बच्चों तो आपके मेरे जितने भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन, आगे की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर समय पर मिल जाएंगे। और जो भी चैप्टर आप मिस कर चुके हैं बच्चों, किसी कारणवश आप नहीं पढ़ पाए हैं, तो आप बिल्कुल मेरे चैनल पर जाकर आप सर्च कर सकते हैं। सर्च करेंगे तो यूट्यूब पर जितने भी हम पढ़ चुके हैं चैप्टर्स, उनके वीडियो आपको अवेलेबल मिलेंगे यूट्यूब पर। ठीक है बच्चों, तो आगे पढ़ते हैं हम। बच्चों, हम पिछले वीडियो में ये देख चुके हैं कि ऊन कहाँ से हमें प्राप्त होते हैं और कौन कौन से जानवरों से प्राप्त होते हैं, कैसे प्राप्त होते हैं, उनके चरण हम पढ़ चुके हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, है ना। इस प्रकार से हम कुल 6 चरण पढ़ चुके हैं बच्चों। और आज पढ़ना है बच्चों हमें 11.3 रेशम, है ना। हमें रेशम कहाँ से प्राप्त होते हैं बच्चों, तो आप सभी जानते हैं रेशम जो हमें प्राप्त होते हैं, ये आप सभी जानते हैं कि ये भी जंतु रेशे हैं। जो रेशम है वो भी जंतु रेशे हैं बच्चों, ये भी हमें जंतु से प्राप्त होते हैं, यानी कि जो कीड़े होते हैं उनसे हमें प्राप्त होते हैं। तो आइए देखते हैं। रेशम एक प्रकार का महीन, चमकीला और दृढ़ रेशा होता है, जो प्राकृतिक रूप से प्रोटीन का बना होता है। इस रेशों से विभिन्न प्रकार के वस्त्र बनाए जाते हैं। प्राचीन काल में वनांचलों में रहने वाले लोग प्राकृतिक रूप से उत्पादित रेशम को एकत्र करके बेचते थे, जो उनकी रोजी रोटी का साधन था। वर्तमान समय में रेशम उत्पादन एक बड़े उद्योग के रूप में विकसित हो चुका है। रेशम कीट अनेक किस्म के होते हैं और उनसे प्राप्त होने वाले रेशम के धागे गठन में अलग अलग होते हैं। रेशम मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, जो कि कौन कौन से रेशम होते हैं बच्चों, सहतूत रेशम और गैर सहतूती रेशम। तो बच्चों, ये 2 प्रकार के रेशम कौन कौन से होते हैं। रेशम मुख्यतः 2 प्रकार से होते हैं, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे बच्चों कि रेशम एक प्रकार का महीन यानी कि बहुत ही पतला, चमकीला यानी कि रेशम बहुत ही चमकदार होता है, चमकीलापन उसमें होता है, चमक होता है। और दृढ़ यानी कि मजबूत होता है ना। तो यह रेशम जो धागा होता है बच्चों, जो रेशा होता है, वो बहुत ही पतला होता है, बहुत ही महीन होता है, चमकीला होता है और बहुत ही मजबूत रेशा होता है। ठीक है, दृढ़ मतलब कि बहुत ही मजबूत, जो प्राकृतिक रूप से प्रोटीन का बना होता है। प्राकृतिक रूप से इसलिए कहा जा रहा है बच्चों, क्योंकि प्रकृति के द्वारा ही हमें प्राप्त हो रहा है। जो कीड़े होते हैं वो प्रकृति में होते हैं, कृत्रिम रूप से यानी कि मानव द्वारा तो नहीं बनाया गया है। और ये जो कीड़े होते हैं वो हमेशा एक वृक्ष में ही लगते हैं, है ना, जिनको हम कोकून कहते हैं। कोकून के अंदर में जो कीट होते हैं उनके द्वारा हमें रेशम प्राप्त होते हैं। तो ये प्राकृतिक रूप से प्रोटीन का बना होता है। इस रेशों से विभिन्न प्रकार के यानी कि अलग अलग प्रकार के वस्त्र बनाए जाते हैं, कपड़े बनाए जाते हैं। ठीक है। प्राचीन काल यानी कि पुराने समय में वनांचलों मतलब कि वनों में रहने वाले लोग, जो जंगलों के पास में रहते हैं, वनों में रहते हैं, है ना। तो प्राचीन समय में वनांचलों यानी कि वनों में रहने वाले लोग प्राकृतिक रूप से उत्पादित रेशम को एकत्र करके बेचते थे, है ना। जो प्राकृतिक रेशे होते थे बच्चों, रेशम, उनको ये एकत्रित करते थे, इकट्ठा करते थे और इकट्ठा करने के बाद बेचते थे, जो उनकी रोजी रोटी का साधन था। तो जो रेशम है बच्चों, वो प्राचीन काल के समय उन लोगों के लिए रोजी रोटी का साधन था, जो रेशम था। ठीक है। वर्तमान समय में रेशम उत्पादन एक बड़े उद्योग के रूप में विकसित हो चुका है। तो अभी के समय में हम देखते हैं बच्चों, तो जो रेशम है, रेशम का उत्पादन एक बड़े उद्योग के रूप में क्या हो चुका है, विकसित हो चुका है। ठीक है। रेशम कीट अनेक किस्म के होते हैं। जो रेशम कीट होते हैं बच्चों, ये अनेक किस्म के होते हैं, यानी कि अलग अलग किस्म के, बहुत सारे किस्म के होते हैं। और उनके प्राप्त होने वाले रेशम के धागे गठन में अलग अलग होते हैं। रेशम मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, जो कि
क्या नाम है बच्चों इसका? शहतूत रेशम और शहतूती रेशम। तो आइए देखते हैं 11.3.1 शहतूत रेशम। यह सबसे सामान्य रेशम है। रेशम कीट की एक प्रजाति शहतूत की पत्तियां खाती हैं, है ना। जो रेशम कीट होते हैं बच्चों, उनकी एक जो प्रजाति है वो शहतूत की पत्तियां खाती हैं। जो शहतूत वृक्ष होते हैं बच्चों, उनकी पत्तियों को एक रेशम कीट होते हैं, यानी कि रेशम कीट की जो एक प्रजाति होती है वो शहतूत पेड़ जो होते हैं, वृक्ष होते हैं, उनकी पत्तियों को खाती हैं। अतः इससे बना रेशम रेशम मलबरी कहलाता है। तो बच्चों इससे जो रेशम बनता है, यानी कि जो शहतूत की पत्तियां खाती हैं, है ना, तो उनसे जो बना रेशम होता है, उन रेशम का नाम है मलबरी रेशम या फिर मलबरी कहलाता है। ऐसा रेशम प्राप्त करने के लिए शहतूत के पौधों की खेती की जाती है। तो बच्चों बड़े उत्पादन करने के लिए रेशम के, है ना, तो वहाँ पर क्या किया जाता है, रेशम जो शहतूत का पौधा होता है उनका खेती की जाती है ना, ताकि जो ऐसा हमें जो मलबरी रेशम होता है वो प्राप्त हो। इस रेशम का उत्पादन कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु तथा जम्मू कश्मीर में किया जाता है। तो बच्चों जो शहतूत का पौधा है उनकी खेती की जाती है ना। इस रेशम का उत्पादन कहाँ कहाँ होता है बच्चों, कौन कौन से जगह में? तो यहाँ देखिए कर्नाटक में होता है, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर। तो इन जगहों में बच्चों शहतूत के पौधों की खेती की जाती है ताकि इन्हें मलबरी रेशम प्राप्त हो सके, है ना, जो भारत में कुल रेशम उत्पादन का 92% है। 11.3.2 में हम देखते हैं अब गैर शहतूती रेशम। रेशम कीट की कुछ प्रजातियां अन्य पौधों जैसे अर्जुन, साजा तथा साल की पत्तियां खाती हैं। उनसे बना रेशम गैर शहतूती रेशम कहलाता है। इसमें एरी, मूंगा तथा टसर यानी कि कोशा रेशम आते हैं। टसर कोशा रेशम एंथेरिया, माइलिट्टा, एपेफिया आदि प्रजातियों से प्राप्त किया जाता है। कोशा रेशम मजबूत होने के कारण पसंद किया जाता है। तो बच्चों जो रेशम के बने कपड़े होते हैं, है ना, उन्हें बहुत पसंद किया जाता है क्योंकि ये बहुत ही मजबूत होते हैं, इनमें चमक होती है, ठीक है, और बहुत ही महीन धागे भी होते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं बच्चों की रेशम के कुछ ऐसे भी प्रजातियाँ हैं जो कि अर्जुन, ये वृक्ष का नाम है, साजा, साल आप सुने हैं, साल, है ना, और रेशम साल की पत्तियाँ खाती हैं कुछ जो कीट होते हैं, रेशम कीट होते हैं, उनसे बना रेशम गैर शहतूती रेशम कहलाता है ना। और इनमें एरी, मूंगा तथा टसर यानी कि कोशा की साड़ी ऐसा करके आप सुने हैं बच्चों, ठीक है। तो टसर कोशा के कपड़े भी होते हैं, बहुत सारे कपड़े होते हैं जो कोशा के बने होते हैं, जो कि बहुत मजबूत होते हैं। तो आप कोशा नाम सुने हैं, इन्हें टसर भी कहा जाता है। तो कोशा रेशम आते हैं। टसर कोशा रेशम यहाँ देखिए एंथेरिया, माइलिट्टा, एपेफिया आदि प्रजातियां से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो ये जो कोशा रेशम होते हैं बच्चों, इनकी प्रजातियों से प्राप्त किया जाता है। कोशा रेशम मजबूत होने के कारण बहुत ही पसंद किया जाता है। छत्तीसगढ़ में कोशा रेशम का उत्पादन बहुतायत यानी कि बहुत अधिक किया जाता है, बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है कोशा रेशम छत्तीसगढ़ में, है ना। कोरबा, जांजगीर चांपा, जगदलपुर, रायगढ़ आदि जिलों में यह उद्योग का रूप ले चुका है। अतः शासन के द्वारा इन जिलों में अर्जुन, साल तथा साजा के वृक्षों को अधिक से अधिक मात्रा में लगाने पर जोर दिया जा रहा है। जांजगीर चांपा जिले का साजा के वृक्षों को जिले का कोशा रेशम मजबूत तथा उच्च गुणवत्ता युक्त होता है, इसलिए यह अन्य देशों को भी निर्यात किया जाता है। निर्यात यानी कि बच्चों
जो हमारा देश है वो कुछ किसी और देश में इन चीज़ों को भेजा जा रहा है ना। जैसे कि ये जो रेशे हैं बच्चों, ये बहुत मजबूत होते हैं। इन कारणों से इनका उपयोग छत्तीसगढ़ में बहुत अधिक मात्रा में किया जा रहा है, इसलिए इनका जो उद्योग है बड़ा रूप में उद्योग के रूप में ले चुके हैं इसे। जो कोरबा आप लोग सुने हैं, है ना, कोरबा, जांजगीर चांपा, जगदलपुर, रायगढ़, इन सभी जिलों में उद्योग का रूप ले चुका है बच्चों यह जिले। और शासन के द्वारा भी ये कहा जा रहा है कि जो अर्जुन होता है, साल होता है, इन पौधों को अधिक से अधिक मात्रा में लगाया जाए, है ना, ताकि जांजगीर का चांपा जिले का जो कोसा है ना, वो रेशम मजबूत तथा उच्च गुणवत्ता वाला होता है। इसलिए अन्य देशों को भी, यानी कि दूसरे देशों को भी भेजा जाता है इन कोसा वाला रेशम। 11.3.3 रेशम कीट का जीवन चक्र। तो बच्चों, रेशम कीट का जीवन चक्र कैसा होता है, यहाँ पर हम डायग्राम के द्वारा समझेंगे। ये जीवन चक्र है बच्चों। 11.3.3 में रेशम कीट का जीवन चक्र। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीट को पालना रेशम कीट पालन या सेरीकल्चर कहलाता है। तो बच्चों, यहाँ पर रेशम प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है, रेशम कीट को पाला जाता है ना। और रेशम कीट पालन को ही क्या कहा जाता है, सेरीकल्चर कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं बच्चों, रेशम कीट की सभी प्रजातियों का जीवन चक्र 4 अवस्थाओं में पूरा होता है। कितनी अवस्थाओं में, 4 अवस्थाओं में रेशम कीट की प्रजातियों का जीवन चक्र कंप्लीट होता है। तो कौन कौन सी अवस्था है बच्चों, देखो पहले अंडा, अंडा से लार्वा, है ना, जिन्हें झिल्ली भी कहा जाता है, इल्ली भी कहा जाता है, प्यूपा, कीट या फिर मांत। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं एक वृक्ष लिया गया है, जीवन चक्र देख रहे हैं, अर्जुन वृक्ष। ठीक है, इनमें हम देखेंगे बच्चों, सबसे पहले हम अंडे देखेंगे। इन वृक्ष के जो पत्ते हैं, यहाँ पर आपको अंडे दिखाई दे रहे होंगे, छोटे छोटे हैं। यहाँ देखिए बच्चों, बहुत ही छोटे छोटे अंडे आपको पत्तियों पर दिखाई दे रहे होंगे। ये अंडे से फिर लार्वा आप लोग देख रहे हैं, अंडे से फिर लार्वा का रूप लेते हैं, यानी कि इल्ली का रूप लेते हैं। ये इस प्रकार से आपको ये कीट की तरह दिखाई दे रहे हैं, लार्वा, है ना। और पत्तियों पर ये इस प्रकार से लार्वा बन जाते हैं, देख रहे हैं आप, है ना। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से। उसके बाद में कोकून का रूप लेते हैं, कोकून यानी कि कोकून में प्यूपा, है ना, इस प्रकार से देखिए। और उसके बाद फिर शिशु यानी कि कीट का रूप ले लेते हैं, है ना। यही रेशा का निर्माण करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इन अवस्थाओं के द्वारा ये जीवन चक्र, यानी कि कोसा रेशम कीट का ये जीवन चक्र है बच्चों। इस प्रकार से ये जीवन चक्र 4 अवस्थाओं में कंप्लीट होता है। ठीक है, तो बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कोसा रेशम कीट का जीवन चक्र की ये 4 अवस्थाओं में कौन कौन से सबसे फर्स्ट अवस्था होती है। तो अंडा होता है बच्चों, सबसे पहले ये पत्तियों में जो अंडे देख रहे हैं छोटे छोटे, ये लार्वा का रूप ले लेते हैं। तो पत्तियों में लार्वा इस प्रकार से दिखाई देते हैं। फिर ये कोकून के अंदर में देखिए प्यूपा का रूप ले लेते हैं। और फिर उसके बाद में ये शिशु कीट यानी कि कीट बन जाते हैं पूरी तरीके से, ताकि ये रेशम का फॉर्मेशन कर सकें, है ना। इसी प्रकार से हमें कोसा रेशम कीट प्राप्त हो जाता है और इनका जीवन चक्र इसी प्रकार से इन पौधों में चलता रहता है। ठीक है, मादा रेशम कीट अंडे देती है जिनसे लार्वा निकलते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर जो मादा रेशम कीट होते हैं वे अंडे देती है, जिनसे क्या निकलते हैं, लार्वा निकलते हैं। ये लार्वा पत्तियाँ खाकर वृद्धि करते हैं। तो बच्चों, ये वृद्धि करते हैं लार्वा को, जो ये लार्वा जो हैं वो पत्तियों को खाते हैं। आपने देखा कि लार्वा किसके ऊपर होते हैं, पत्तियों के ऊपर होते हैं। तो पत्तियों को ये खाकर वृद्धि करते हैं, यानी कि बढ़ते हैं। लार्वा विशेष प्रकार के द्रव का स्राव करते हैं। जो लार्वा है ना, वो विशेष प्रकार का स्राव करते हैं। यह द्रव उनके मुंह से निकलकर हवा के संपर्क में आने से कड़ा होकर रेशम बनाता है। तो बच्चों, जो उनके मुंह से एक द्रव निकलता है ना, लिक्विड के रूप में निकलता है मुंह से, वही निकलकर क्या करता है, हवा के संपर्क में जब आता है, वायु के संपर्क में जब आता है, तो वो कड़ा हो जाता है। और कड़ा होने के बाद क्या बनाता है, रेशम बनाता है। लार्वा इस प्रकार
बने रेशम को अपने चारों ओर लपेटता जाता है। तो बच्चों क्या करता है लार्वा, इस प्रकार से जो बने रेशम को क्या करता है अपने चारों ओर लपेटता जाता है, जिससे वह पूरी तरह रेशम के तंतुओं से ढक जाता है। जो लार्वा है वो क्या होता है, पूरी तरह से रेशम के जो तंतु होते हैं बच्चों, तंतुओं से ढक जाता है। लार्वा की यह अवस्था कोकून कहलाती है ना। तो बच्चों लार्वा की यह अवस्था कोकून कहलाती है, जो हम अभी डायग्राम में देख चुके हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि जब लार्वा अपने चारों ओर में रेशम, जो मुंह से उनके द्रव निकलते हैं, उनको जो रेशम के तंतु होते हैं उन्हें चारों ओर लपेटता जाता है, तो इस प्रकार से कोकून दिखाई देता है। आप लोग देख रहे हैं कोकून के अंदर में प्यूपा होती है ना। तो इस प्रकार से वो लपेटता जाता है और तंतुओं से ढक जाता है। लार्वा की यह अवस्था ही कोकून कहलाती है। ठीक है बच्चों। कोकून के अंदर लार्वा प्यूपा में बदल जाता है। ठीक है, कोकून के अंदर लार्वा किस रूप में बदल जाता है, प्यूपा में बदल जाता है। चित्र 11.3 में हम देखें बच्चों, रेशम का धागा रेशम कीट के कोकून से प्राप्त रेशों से तैयार किया जाता है। यह रेशा स्टील के तार जितना मजबूत होता है, जो ये रेशा होता है बच्चों, स्टील के जो तार होते हैं उतना ही मजबूत होता है। जितना कि स्टील का तार मजबूत होता है उतना ही ये रेशम जो होता है वो मजबूत होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों कि जो रेशम होता है वो लार्वा की जो यह अवस्था जो कोकून होता है उसके अंदर, कोकून के अंदर लार्वा प्यूपा का रूप में कैसे बदलता है। बच्चों यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि कोकून में प्यूपा किस प्रकार से बदल जाता है ना। ये लार्वा प्यूपा में बदल गया है कोकून के अंदर। ये हमारा कोकून है, इसके अंदर में क्या है, ये कोकून के अंदर ये लार्वा है और ये लार्वा प्यूपा में बदल गया है। तो ये कोकून में प्यूपा है। ठीक है, इस प्रकार से बदल जाता है बच्चों। और रेशम का धागा रेशम कीट के कोकून से प्राप्त हो जाता है। ये जो कोकून है रेशम कीट के, उनसे हमें रेशा प्राप्त हो जाता है। ठीक है, और कोकून से प्राप्त रेशों से तैयार किया जाता है। यह रेशा स्टील के तार से भी ज़्यादा मजबूत होता है। क्रियाकलाप 1 के द्वारा समझेंगे बच्चों। इसमें हम आवश्यक सामग्री लेंगे। पहले देखेंगे बच्चों 11.3.4 कोकून से वस्त्र तक, है ना। कोकून से वस्त्र तक के बारे में हम पढ़ेंगे कि रेशम से रेशे प्राप्त करने के लिए कोकून को धूप में रखा जाता है। ठीक है, कोकून से वस्त्र यानी कि जो वस्त्र बनाया जाता है, तो किस प्रकार से कोकून से वस्त्र बनाया जाता है, उनके जो चरण होते हैं किस प्रकार से होते हैं, क्या क्या प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों, जो रेशम से रेशे प्राप्त किए जाते हैं, तो प्राप्त करने के लिए कोकून को पहले क्या किया जाता है, धूप में रखा जाता है अथवा गर्म पानी में उबाला जाता है। तो बच्चों या फिर धूप में रख दें कोकून को, या फिर गर्म पानी में उबाल दें, है ना, या भाप में रखा जाता है। इस क्रिया में रेशे अलग हो जाती हैं, है ना। यह क्रिया जो होता है, धूप में रख दें या फिर उबालें, पानी गर्म पानी में उबालें या फिर भाप में रख दीजिए, तो क्या होगा, इनसे जो इस क्रिया से जो रेशे हैं वो अलग हो जाते हैं। कोकून में से रेशे निकालने के बाद उनसे धागे बनाने यानी कि कताई की प्रक्रिया की जाती है। जो धागे बनाने की क्रिया है उन्हें कताई कहा जाता है बच्चों। तो कताई की प्रक्रिया की जाती है यानी कि धागा बनाने की प्रक्रिया की जाती है, जिसे रेशम की रीलिंग कहते हैं, है ना। धागा बनाने की जो प्रक्रिया है इसे कताई कहते हैं। ठीक है, और जो धागा बनाने की प्रक्रिया या फिर कताई की प्रक्रिया की जाती है, जिसे क्या कहते हैं, रेशम की रीलिंग कहते हैं। रीलिंग विशेष मशीनों से की जाती है। विशेष यानी कि एक अलग प्रकार की मशीन आती है बच्चों, उनसे रीलिंग की जाती है, जो कोकून में से रेशे निकालती है ना। ये क्या करती है, कोकून में से रेशे निकालती है, क्योंकि कोकून के अंदर क्या होते हैं बच्चों, रेशम होते हैं, है ना, रेशे होते हैं। तो कोकून में से रेशम को यानी कि रेशे को निकालते हैं। फिर रेशम के रेशे की कताई की जाती है, जिससे रेशम के धागे प्राप्त होते हैं। इन धागों से बुनकरों द्वारा वस्त्र बुने जाते हैं, है ना। बुनकरों यानी कि जो बीनने वाले लोग होते हैं, यानी कि जो बुनते हैं जो धागों को, है ना। तो इन धागों से बुनकरों द्वारा क्या बनाए जाते हैं, वस्त्र बनाए जाते हैं। तो वस्त्र बनाने से पहले जो लोग होते हैं उन्हें बुनाई करते हैं। ठीक है,
क्रियाकलाप 1 के द्वारा हम समझेंगे बच्चों, आवश्यक सामग्री में हम कृत्रिम रेशे लेंगे जो कि मानव द्वारा बनाए जाते हैं, कृत्रिम रेशे। शुद्ध रेशम लेंगे और ऊन का एक एक धागा और माचिस लेंगे, है ना। तो यहाँ कृत्रिम रेशे, प्राकृतिक रेशम आप सभी जानते हैं। तो यहाँ पे कौन से रेशम लिए हैं? कृत्रिम रेशम लिए हैं, जो मानव द्वारा बनाए गए हैं वो रेशम लिए हैं। और शुद्ध रेशम लिए हैं, जो कि शुद्ध रेशम प्राकृतिक रेशम होते हैं, उन्हें भी लिए हैं। का एक एक धागा हम लिए हैं, है ना। इन दोनों का एक एक धागा लिए हैं। अब इन्हें सावधानी पूर्वक जलाइए, है ना। तो इन्हें हम क्या करेंगे? सावधानी पूर्वक जलाएंगे। क्या आपको इनके जलने से उत्पन्न गंध में अंतर महसूस हुआ? अब ऊन के धागों को जलाइए। इसके जलने पर उत्पन्न गंध किसके समान है? कृत्रिम रेशम के समान या शुद्ध रेशम के समान? क्यों और क्यों? तो बच्चों, यह हमें प्रैक्टिकल करने पर पता चलेगा। अगर आपके घर में अवेलेबल है कृत्रिम रेशे, तो बिल्कुल आप लोग उसके एक एक धागे ले सकते हैं, शुद्ध रेशम के धागे ले सकते हैं, है ना। और इन्हें जलाकर देखना है आपको। जब आप लोग जलाकर देखेंगे तो क्या एक जैसे उनसे जो गंध आते हैं वो क्या सेम आते हैं, और यदि सेम आते हैं तो क्यों आते हैं, यदि सेम नहीं आते हैं तो क्यों नहीं आते हैं, इनके बारे में बताएंगे। कृत्रिम रेशे के समान या शुद्ध रेशम के समान आते हैं उनके गंध, उनके बारे में। बच्चों, हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब आइए देखते हैं हमने सीखा। रेशम कीटों से रेशम तथा भेड़, बकरी एवं याक से ऊन प्राप्त किया जाता है। इन्हें जंतु रेशे कहते हैं। भेड़ के शरीर से बालों को उतारकर पहले अभिमार्जन तथा छटाई की जाती है और फिर सुखाने के बाद उन्हें काट कर उनसे ऊन प्राप्त किया जाता है। रेशम मलबरी रेशम, टसर, मुगा तथा एरी प्रकार का होता है। रेशम रेशे प्रोटीन से बने होते हैं। रेशम रेशे जो होते हैं बच्चों, प्रोटीन से बने होते हैं, क्योंकि उनसे विशेष प्रकार के जो द्रव होते हैं वो निकलते हैं और हवा से प्राप्त होते हैं। हमने अभी अभी पढ़ा है कि हवा के संपर्क में आते ही वे क्या हो जाते हैं? मजबूत रेशम में बदल जाते हैं। रेशम कीटों को पालना रेशम कीट पालन या फिर सेरीकल्चर कहलाता है। रेशम कीट के लार्वा से तरल पदार्थ स्रावित होता है, जो हवा में सूखकर रेशम का रेशा बनाता है। कोकून से रेशम के रेशे को अलग करके उनसे धागा बनाने की प्रक्रिया रीलिंग कहलाती है। तो बच्चों, किस प्रकार से कोकून से रेशम अलग किया जाता है आप जानते हैं। गर्म पानी या फिर भाप में रखकर या फिर धूप में रखकर कोकून से रेशम को अलग कर लिया जाता है और फिर धागा बनाने की क्रिया या फिर कताई की क्रिया की जाती है, और इस प्रक्रिया को ही रीलिंग कहा जाता है। बच्चों, आप सभी का होमवर्क है ये जीवन चक्र, है ना। कोसा रेशम कीट का जीवन चक्र आप सभी का होमवर्क है। इन्हें आप अच्छे से बनाएंगे। हो सके तो आप लोग कलर कीजिए, ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, कलर करके इस प्रकार से साफ साफ बनाइएगा डायग्राम, और मेरे नंबर पर सेंड करेंगे। ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।